नमस्कार, एडुसेट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कर रहे हैं साइंस का क्लास 9th का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। पिछले अध्याय में हमने क्या क्या सीखा और देखा। सबसे पहले हमने बल की परिभाषा की थी। बल वह कारक है जो वस्तु की विराम अवस्था, गति की अवस्था या उसकी आकृति में परिवर्तन या परिवर्तन का प्रयास करता है। हमने बल की परिभाषा पढ़ी थी। हमने पिक्चर के द्वारा समझा था कि हम क्या करते हैं, किसी भी अगर हमें किसी वस्तु को रुकी हुई है उसे अगर चलाना है तो उसके लिए हम बल लगाते हैं। अगर हम उसे खींचना चाहते हैं तो, अगर वो चल रही है उसे अगर हमें रोकना है तो उसके लिए हम ब्रेक लगाते हैं। या फिर अगर हमें बलून का या फिर स्प्रिंग का साइज चेंज करना है तो हम उसे खींचते या फिर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ये सब किसके कारण हो रहा था? बल के कारण हो रहा था। तो बल के प्रभाव भी यही है। किसी भी वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना किसके प्रभाव है? बल के प्रभाव है। उसके बाद हमने दो प्रकार के बल पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था संतुलित बल और दूसरा हमने पढ़ा था असंतुलित बल। संतुलित बल क्या था? जब दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है। जैसे इस रोड में आप देख सकते हो कि इसमें दोनों में बराबर बल लग रहा है। इधर से भी मैं 10 न्यूटन का बल लगा रही हूँ और इधर से भी 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो वो जो डोरी है वो कहीं नहीं जाएगी, वो एक उस जगह पर ही बनी रहेगी। तो इस तरह का जो बल है जिसमें गति नहीं होती, उस तरह के बल को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। अगर पिंड के दोनों ओर समान बल द्वारा खींचा जाता है, ऐसी दशा में पिंड जो है वो गति नहीं करता। पिंड यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस तरह के बल को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल क्या है? जिसके अंदर भिन्न परिमाण जो है वो पिंड को खींचते हैं। सपोज करो इसी के अंदर एक बल को मैंने कितना कर दिया? 20, और जो दूसरे हाथ से बल लगा रहे हैं वो कितना हो गया हमारा? 10। जब हम बल लगाएंगे तो ये जो रस्सी है या फिर ये स्टिक जो है वो इस दिशा में खींची चली जाएगी। तो इस तरह का बल जिसमें एक तरफ अलग बल लग रहा है और दूसरी दिशा में अलग बल लग रहा है, उस तरह के बल को हम क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। घर्षण बल क्या होता है? जब हमने क्या देखा था कि जब हम बॉल को या फिर कोई भी, जैसे सपोज करो इसी सरफेस पर हमारी बॉल जो है वो जा रही है, तो धीरे धीरे इसका वेग जो है वो क्या होता रहता है? कम होता रहता है। तो वो किस कारण होता है? या फिर वो एक पॉइंट पर जाने के बाद रुक जाती है। तो ये किस कारण होता है? जो दो सरफेस के बीच में, जो स्पर्श होने की वजह से सरफेस के बीच में जो बल आता है, जो अपोज करता है, हमेशा विरोध करता है, उस तरह के बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षित स्पर्शी गति का विरोध करता है। जो दो सरफेस में, जो दो कांटेक्ट में सरफेस में जो मूवमेंट हो रहा है उसको अपोज करता है, उस तरह के बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो ये तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज के हमारे जो टॉपिक रहेंगे इसी को आगे बढ़ाएंगे कि बल को और किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, बल की क्या नियम है, किस तरह से कोई वस्तु जो है वो गति करती है। यह सब आज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे विषय रहेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गति का प्रथम नियम। उसमें सबसे पहले गैलीलियो गैलीली के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या समझाया प्रथम नियम के बारे में। फिर उसके बाद देखेंगे कि न्यूटन ने उन्हें उस गति के नियम को किस प्रकार विकसित किया, क्या उन्होंने किस तरह से उन्होंने परिभाषित किया, और जड़त्व तथा द्रव्यमान का गति के प्रथम नियम में क्या मुख्य भाग है, क्या रोल है उसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को, जो उसने गैलीलियो ने प्रयोग किया। इंक्लाइन प्लेन पर एक आनत तल पर उन्होंने प्रयोग किया कि किस तरह से कोई वस्तु जो है वो गति कर रही है। तो वस्तुओं को किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, जब इस वस्तु के ऊपर कोई भी बाहर का बल नहीं लग रहा, तो वस्तु एक निश्चित गति से चलती रहती है। उन्होंने देखा कांच की गोली आनत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग जो है वो बढ़ता चला जाता है और नीचे पहुंचते पहुंचते यह एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेता है। जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं, जब हमने एक बॉल को या फिर एक कांच की गोली को लिया, जब हमने उसे ऊपर से नीचे थ्रो किया या स्लाइड करवाया, तो धीरे धीरे क्या होगा? इसका वेग जो है, उसका जो स्पीड है वो धीरे धीरे क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो एक निश्चित वेग जो है वो क्या कर लेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा, एक निश्चित वेग उसके अंदर प्राप्त
हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या देखा, ये तो हम ऊपर से नीचे लेके आए थे, जब नीचे से ऊपर लेके जा रहे थे तो अपोजिट हो गया। जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो वेग क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, वेग इंक्रीज कर रहा था। और जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेग क्या हो जाएगा, वेग डिक्रीज करेगा, यानी कि जो वस्तु की स्पीड है वो क्या करेगी, घटनी शुरू हो जाएगी। तो चित्र बी में दर्शाए अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। चित्र सी में हमने क्या देखा कि घर्षण रहित, घर्षण रहित का मतलब क्या है, जिसके अंदर घर्षण नहीं है, उस आनत तल पर हमने इस गोली को स्टडी किया। ये हमारे पास ये आनत तल है एक, इसको अगर हम पूरा करें तो इसी तरह से हमारे पास एक ब्लॉक है जो जिसका एक क्या है, एक कोन है, जिस एक स्लैंट है इसका, जिसके कारण ये क्या करता है, स्लाइड करता है। इस फिगर को देखकर उन्होंने क्या समझा, गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब हम किसी वस्तु को बाईं ओर से छोड़ते हैं तो वह नीचे की ओर जाएगी, एक निश्चित वेग प्राप्त करेगी, और उसके बाद जैसे ही वो नीचे आएगी, जितना ऊंचाई से उसे फेंका गया था उतनी ही ऊंचाई तक वो जाएगी, जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था उतनी ही ऊंचाई तक वो जाएगी। ये उनका पहला ऑब्जर्वेशन था। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करा कि जैसे जैसे उन्होंने, इस कंडीशन में क्या है कि झुकाव हमारा सेम है, जितना झुकाव सपोज करो यहाँ पे हमारा 60 डिग्री था, तो यहाँ पर भी हमारा झुकाव जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे झुकाव जो है वो सेम है, बॉल जो है वो नीचे की ओर आ रही है और फिर वो उतनी ही ऊंचाई से ऊपर की ओर भी जा रही है। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूर से वो लुढ़की थी। मतलब कि जितना दूरी, सपोज करो इतना ट्रेवल करने के लिए उसने 10 मीटर ट्रेवल किया था, तो इधर जाने के लिए भी वो 10 मीटर ही ट्रेवल करेगी, उतनी ही हाइट तक जाएगी। सेकंड कंडीशन में क्या करा उन्होंने, धीरे धीरे इस आनत तल का कोण जो है वो धीरे धीरे क्या कर दिया, कम कर दिया। अब सपोज करो पहले 60 डिग्री था तो अब कितना कर दिया, 45 डिग्री से कर दिया। ये 45 डिग्री अगर हमने इसका कोण कर दिया, फिर उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि अगर कोई दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली जो है वो मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करेगी। ऊंचाई तो वो उतनी ही जाएगी, जैसे सपोज करो इतनी ऊंचाई थी उसकी, तो बॉल तो उतनी ऊंचाई जाएगी, लेकिन उसे अब दूरी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा तय करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उसका जो कोण है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो धीरे धीरे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे कोण को हम कम करते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो बॉल है वो क्या करेगी, अधिक दूरी तय करेगी। और इसी तरह से अगर हमने उसे क्षितिज कर दिया, मतलब कि सीधा कर दिया बिल्कुल, अगर हमने क्या कर दिया, क्षैतिज तल कर दिया, तो अब क्या होगा, बॉल जो है वो अगर यहाँ से आई और अगर कोई घर्षण बल नहीं है तो वो सीधा 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 हमेशा के लिए चलती चली जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी असंतुलित बल नहीं लग रहा, कोई भी बल नहीं लग रहा ना। उसके अलावा जैसे ही वो आई, उसके पास जो बल था उससे वो कॉन्टिन्यूसली चलती जाएगी, क्योंकि उसे अपोज कोई भी बल नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई घर्षण बल लग रहा है, और जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तविक अवस्था में हमें ऐसा कोई सरफेस नहीं है जिस पर घर्षण बल जो है वो बिल्कुल जीरो हो, तो कुछ ना कुछ घर्षण तो होगा ही, तो बॉल जो है वो कुछ दूरी तय कर रुक जाएगी। तो ये था हमारे पास वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। अभी हमने यही डिस्कस किया था कि अगर घर्षण बल नहीं होगा तो ये नियमित रूप से चलती चली जाएगी, लेकिन अगर हमारे पास घर्षण बल है तो यह एक पॉइंट के बाद आने के बाद रुक जाएगी। सभी को क्लियर है? ये था हमारा गैलीलियो गैलीली का एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या करा, इंक्लाइन प्लेन पर यानी कि आनत तल पर उन्होंने बॉल को स्टडी किया। आइए न्यूटन के गति के नियम को पढ़ते हैं। न्यूटन ने गैलीलियो के ही नियम को थोड़ा सा विकसित किया। उन्होंने क्या कहा, न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को ही आगे विकसित किया। गैलीलियो ने क्या कहा था, निष्कर्ष दिया था कि अगर कोई वस्तु पर अशून्य असंतुलित बल नहीं लग रहा तो वो क्या करती रहेगी, वो मोशन करती रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स या फिर बाह्य बल नहीं लग रहा। तो उन्होंने भी
3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो वस्तु की गति को क्या करती थी, वर्णित करती थी। तो उन्होंने उन नियमों को, इन 3 नियमों को किससे नाम जाना गया, न्यूटन की गति के नियमों के नाम से जाना गया। और अभी भी हम न्यूटन की गति के नियम के नाम से ही उन्हें जानते हैं। तो आइए आज हम करेंगे न्यूटन का पहला प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है, जैसे गैलीलियो गैलीली ने कहा था कि जब तक उसके ऊपर बाह्य बल नहीं लग रहा तो वह उसी दिशा में चलती चली जाएगी। तो उन्होंने थोड़ा सा विकसित किया उसे, उन्होंने क्या कहा, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में, यानी कि अगर वो रेस्ट पर है, चल नहीं रही है, तो वो रुकी रहेगी, या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में, सरल रेखा मतलब कि सीधी रेखा में एक गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उसके ऊपर बाह्य बल नहीं कार्यरत हो। तो यह है हमारे पास गति का पहला नियम था, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। क्या है कि प्रत्येक वस्तु या तो रेस्ट पर या फिर मोशन में चलती रहेगी या फिर रुकी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर जो हमारा टेबल है वो रुकी रहेगी, रुकी हुई है, जब तक हम उसको हिलाएंगे नहीं अपनी जगह से, वो अपने आप तो हिल के नहीं जाएगी। इसी तरह से कोई भी, इवन हम लोग भी हैं, हम लोग अगर मैं एक जगह पर बैठे हुए हूँ, तो अगर मुझे उठना है तो मुझे बाह्य बल लगाना पड़ेगा ना उठने के लिए, वरना तो मैं विराम अवस्था में ही आराम से बैठी रहूंगी। या फिर अगर मैं चल रही हूँ तो एक समान गति से मैं चलती रहती, चलती जा रही, अगर मुझे रुकना है या फिर मुझे अपनी गति को चेंज करना है तो उसके लिए मुझे एक बल लगाना पड़ेगा, तभी जो वस्तु है वो अपना अवस्था को चेंज करेगी। तो यही गति का हमारा पहला नियम है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। क्या देखा हमने कि कोई भी वस्तु जो है, सपोज करो मुझे क्या करना है, एक रेलगाड़ी को रोकना है या फिर एक कार को रोकना है, तो रेलगाड़ी को रोकने के लिए मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू कार को रोकने के लिए। तो वो क्या है कि कोई भी वस्तु जो है वो क्या कर रही है, अपने अंदर जो मोशन है या फिर जो रेस्ट की सिचुएशन है उसको अपोज करती है। जैसे हम हमेशा में से होता है कि हम सपोज करो हम आराम कर रहे हैं और हमें कोई काम कह देता है उसी वक्त, तो हमें आलस आता है ना, हम विरोध करते हैं, नहीं अभी हम नहीं कर रहे। तो वो क्या है, हमारा गति का प्रथम नियम है कि गुणात्मक रूप से हम किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति का जब हम अपोज करते हैं, चेंज को हम क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, तो वो हमारी प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। यही कारण है कि गति के पहले नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम गति का जड़त्व का नियम कहलाता है, पहला नियम जो है वो गति का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके बारे में अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर हम फिगर में देखें तो जैसे सपोज करो ये बॉल जो है वो रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है, अगर मैं इसके ऊपर कोई बल नहीं लगाऊंगी तो ये विराम अवस्था में ही रहेगी। जैसे ही मैंने इसके ऊपर बल लगाया तो ये क्या करेगी, मूव करेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी, तो ये क्या हुआ, विराम अवस्था हुई। अगर इसने किसी नेट को या किसी चीज को टच किया तो ये क्या करेगी, उसके ऊपर बल लगाएगी, उसके कारण क्या होगा, ये वाली वस्तु भी किसमें आ जाएगी, अपनी विराम अवस्था से हिल जाएगी। तो ये था हमारा न्यूटन का पहला गति का नियम। तो गति के प्रथम नियम का हम कहाँ कहाँ अनुभव कर सकते हैं? तो सबसे ज्यादा जो अनुभव होता है वो हमारा होता है कि जब हम किसी मोटर गाड़ी में यात्रा कर रहे होते हैं। जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि 2 पर्सन जो है वो क्या कर रहे हैं, इस गाड़ी के अंदर यात्रा कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम गाड़ी में चल रहे होते हैं तो अगर अचानक से ब्रेक लगा दी जाए या फिर रुकी हुई गाड़ी को एकदम से चलाया जाए तो हमें आगे की ओर या फिर पीछे की ओर धक्का लगता है। तो ये भी किसके कारण होता है, गति के प्रथम नियम के कारण होता है। आइए समझते हैं किस प्रकार होता है। अब क्या होता है कि जब हम गाड़ी में रुके हुए हैं, जो गाड़ी रुकी हुई है, तो क्या होगा, सीट के सापेक्ष हम जब तक विराम अवस्था में रहते हैं, जब तक कि मोटर गाड़ी को रुकने के लिए ब्रेक ना लगाई जाए। तो जब हम गाड़ी चल रही है तो हम किसमें, मोशन में है, जब गाड़ी रुकी हुई है तो हम किस में है, विराम अवस्था में। सपोज करो अब हमारी क्या है, ब्रेक लगाने पर हमारी जो सीट है, जैसे सपोज करो हम मोशन में है, हम चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन हो गया और ये हमारा नीचे वाला पोर्शन हो गया, हम जिस सीट पर बैठे हुए हैं।
अब क्या होगा, जब हम मोशन कर रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी मोशन में है, जैसे ही ब्रेक लगाई गई वैसे ही हमारी सीट जो है वो क्या आ जाएगी, विराम अवस्था में आ जाएगी, रुक जाएगी, और जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है ये भी किस में आ जाएगा, विराम अवस्था में आ जाएगा। लेकिन जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है वो अभी भी क्या है, मोशन में चलता चला जा रहा है। हमारा शरीर जो है वो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो भी क्या है, मोशन में चलता जा रहा है। जड़त्व के कारण वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। वो तो कांटेक्ट में होने के कारण क्या हो गया, विराम अवस्था में आ गया, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा क्या कर रहा है, अभी भी मोशन कर रहा है। तो जैसे क्या होगा, जैसे ही गाड़ी रुकी ये वाला पोर्शन तो आ गया रेस्ट पर, लेकिन ये वाला पोर्शन अभी भी क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो इसके कारण अचानक ब्रेक लगने पर हमारा क्या होगा, आगे की तरफ हमें धक्का लगेगा। ये धक्का जो है वो हमें किस तरफ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। इसी तरह से जब अपोजिट होगा, पहले वस्तु जो है वो क्या रुकी हुई थी, मोटर गाड़ी जो है वो अचानक गति में आ जाती है। पहले क्या थी, वो विराम अवस्था में थी। उससे क्या होगा, जब हमारी बॉडी जो है, नीचे वाला जो लोअर बॉडी पार्ट है, अब जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट है वो किस में है, पहले किस में था, मोशन में था। जैसे ही ब्रेक लगी वो किस में आ गया, विराम अवस्था में आ गया। अब हमारा बॉडी जो है वो क्या था, पहले विराम अवस्था में थी, जैसे ही गाड़ी चलना शुरू हुई तो वो किसके अंदर आ गया, मोशन में आ गया, गति में आ गया। लेकिन जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है वो अभी भी कहाँ है, विराम अवस्था में, क्योंकि वो किसी चीज, किसी भी बॉडी, किसी भी कार के किसी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। तो ऊपर वाला मोशन, बॉडी पोर्शन जो है वो क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। नीचे वाला पोर्शन जो है वो आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही नीचे वाला पोर्शन आगे बढ़ेगा तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, उसे पीछे की तरफ धक्का लगेगा। तो जो हमारा शरीर का ऊपरी पोर्शन है, जो ऊपरी भाग है, वो क्या कर रहा है, हमेशा जड़त्व के कारण गति का विरोध कर रहा है या फिर विराम अवस्था का विरोध कर रहा है। ये हमारा था गति के प्रथम नियम का अनुभव। इसीलिए जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें कहा जाता है ना कि सीट बेल्ट लगानी चाहिए, क्योंकि अचानक से हमें कभी भी चलाते हुए ब्रेक लगानी पड़ सकती है। फिर ब्रेक लगा, हमें नहीं पता होता है, ट्रैफिक खाली हुआ तो हम, रोड खाली हुई तो फिर हम एकदम से चलाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम सीट बेल्ट लगाते हैं तो एक्सीडेंट होने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और चोट भी नहीं लगती है, क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला बॉडी पार्ट है वो हमेशा जड़त्व के कारण मोशन को या फिर विराम अवस्था को अपोज करता है। इसी तरह से इसका अनुभव हम मोटर गाड़ी के एक और सिचुएशन में कर सकते हैं, जब हम टर्न लेते हैं। जैसे इस सिचुएशन में दिखाया गया, जब हम टर्न लेते हैं। अब क्या होता है, जो इसमें भी यही कंडीशन होती है, जो हमारा अपर बॉडी पार्ट होता है वो सीट के कांटेक्ट में नहीं होता, जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट होता है वो हमारा किस में होता है, सीट के कांटेक्ट में होता है। अब क्या हुआ, सपोज करो हमने इस डायरेक्शन में टर्न लिया। अब मेरा बॉडी का जो लोअर पोर्शन है वो तो इस डायरेक्शन में मोशन करने लग गया, लेकिन जो अपर वाला मोशन है, जो अपर वाला बॉडी पार्ट है, वो तो अभी भी क्या हो रहा है, जड़त्व के कारण उसी दिशा में चले जा रहा है, ऐसे सीधा 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 चले जा रहा है। इसके कारण क्या होगा, ये वाला बॉडी पोर्शन तो मूव कर गया और ये वाला बॉडी पोर्शन जो है वो मूव नहीं किया। इसके कारण जो बॉडी है, पर्सन है, वो किस डायरेक्शन में गिर जाएगा, इस दिशा में गिर जाएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब कि जिस डायरेक्शन में हम टर्न कर रहे हैं, सपोज करो अगर हम इस डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं तो पर्सन जो है वो इधर की तरफ गिरेगा, और अगर हम इधर डायरेक्शन, और अगर हम इधर डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं तो पर्सन जो है वो इस डायरेक्शन में गिर जाएगा। क्लियर है सभी को? तो इसमें क्या देखा हमने, जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हमें एक और झुकने लगते हैं। वो भी किसके कारण होता है, जड़त्व के नियम के कारण ही होता है। इसका एक और एग्जाम्पल है, ये आपका होमवर्क है। आप इसके 2-3 और एग्जाम्पल्स हैं जो आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि आप खुद सोचें समझें कि किस तरह का उदाहरण जो है वो आप अपने रियल लाइफ में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे कि जड़त्व के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आप अपनी रियल लाइफ में देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि क्रियाकलाप से हम जड़त्व को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारे पास क्या है, कैरम है, कैरम बोर्ड सभी ने खेला है। इसके ऊपर क्या रखा गया, कैरम की गिटियों को हमने रख दिया है, साथ में हमने क्या लिया है, एक स्ट्राइकर लिया है। अब हम जब तीव्र गति से, बहुत तेज गति से हम क्या करते हैं, स्ट्राइकर को मारते हैं, तो हमारा जो नीचे वाला कॉइन है
जैसे ही हमने इसको मोशन में किया, जो हमारा नीचे वाला कॉइन है, जैसे ही स्ट्राइकर उसे टच करेगा तो वो भी मोशन में आ जाएगा। लेकिन जो हमारे ऊपर वाले कॉइन्स हैं वो तो स्ट्राइकर के कांटेक्ट में नहीं है, जो ऊपर वाले कॉइन्स हैं वो स्ट्राइकर के कांटेक्ट में नहीं है, तो उसके कारण क्या है, वो रेस्ट पर ही है अभी, क्योंकि उनका तो जड़त्व कहता है कि अभी हम रेस्ट पर हैं तो हम रेस्ट पर ही रहेंगे, जड़त्व का नियम यही कहता है। लेकिन जो नीचे वाला है वो कांटेक्ट में है, उसके बाह्य बल लगा तो वो क्या कर गया, मूव कर गया। अब क्या होगा, जड़त्व के कारण जो ऊपर वाले कॉइन्स होंगे वो डायरेक्टली नीचे आकर एज इट इज रुक जाएंगे, लेकिन ये कार्य करना है आपको तेज गति से। अगर आप धीरे करेंगे तो क्या होगा, बाकी जो कॉइन्स होंगे, जो बाकी के गोटियां हैं, उन्हें भी संपर्क में आने से पता चल जाएगा कि उनके ऊपर एक बाह्य बल लगा है, तो उनका जड़त्व जो है वो कार्य वहां पर नहीं करेगा। तो एक स्ट्राइकर को अपनी उंगलियों से जब हम क्षैतिज झटका देकर, तेजी से झटका देकर सबसे नीचे वाली गोटी से टकराते हैं, तो जो हमारी नीचे वाली गोटी है वो शीघ्रता से ढेरी से बाहर निकल जाती है, और जो बाकी शेष गोटियां हैं जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती हैं। तो ये था हमारा एक उदाहरण। एक और उदाहरण है जो आप अपने घरों में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक खाली गिलास लेना है, उसके ऊपर एक कार्ड या फिर गत्ता रख दो, और उसके ऊपर कोई भी 5 का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का रखना है। तो आपको क्या करना है, तेज गति से इस गत्ते के ऊपर स्ट्राइक करना है। जैसे ही आप इस गत्ते के ऊपर तेजी से स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, ये जो गत्ता है ये तो मोशन में आ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, और जो इसके ऊपर सिक्का है वो क्या चला जाएगा, अंदर टम्बलर के अंदर चला जाएगा, ग्लास के अंदर चला जाएगा। तो कांच के खाली ग्लास के ऊपर हमने क्या किया, कड़े ताश का पत्ता रख लिया, या फिर हम कोई भी गत्ता रख सकते हैं। तो चित्र में दर्शाए अनुसार हम इसके ऊपर क्या रखेंगे, एक 5 रुपए का सिक्का रखेंगे, या फिर आप 2 रुपए का, जिसका भी रख सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे, जब हम तेजी से इस गत्ते को खिसकाते हैं तो जो हमारा सिक्का है उसके ऊपर तो हमने कोई बाह्य बल नहीं लगाया, तो वो जड़त्व के कारण क्या रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा। और जैसे ही उसके नीचे सिक्का, कार्ड हट जाएगा या फिर गत्ता हट जाएगा, तो वो सिक्का जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर गिर जाएगा। क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का जो है वो अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है, इसलिए जो सिक्का है वो नीचे की ओर गिर जाएगा। सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर ग्लास में गिर जाता है। क्लियर है सभी को? तो आइए जड़त्व की परिभाषा करते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, इस कार के अंदर टर्न का वो दिखाया गया है, एक खाली बास्केट है, एक भरी हुई बास्केट है, इसके अंदर एक खिलौना है, खिलौने के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हमने भरे हुए हैं। तो सभी उदाहरणों में हमने क्या देखा कि गति की कोई भी वस्तु जो है वो अपनी गति की अवस्था को या फिर विराम की अवस्था का विरोध करती है, चाहे वह विराम अवस्था हो या फिर गतिशील, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वो वही चाहती है कि अगर वो विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहे, अगर वो चल रही है तो चल रही। तो वस्तु का यही गुण जो है वो क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। उसका मतलब कि जड़ों से रुके रहना। जो जड़त्व का मतलब, जड़ का मतलब क्या है, जो जड़ें पेड़ को बांध के रखती हैं। तो जो भी जड़त्व का यहाँ पर मतलब क्या हो गया कि विराम अवस्था से बंधे रहना, या फिर गति की अवस्था से बने रहना, या फिर एक दिशा में ही चलते जाना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व हमारे 3 प्रकार के होते हैं। गति के कारण, अगर गति में रहना चाहता है तो गति का जड़त्व, अगर वो विराम अवस्था में रहना चाहता है तो विराम अवस्था का जड़त्व, और अगर वो दिशा में रहना चाहता है तो दिशा का जड़त्व। तो क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? हम अपने आसपास इतनी सारी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। अगर जैसे सभी, सपोज करो इसी एग्जांपल में हम देखेंगे, जैसे अगर हमें पुस्तकों के भरे बक्से को धक्का देना हो या फिर खाली बक्से को धक्का देना, किसको धक्का देना आसान है? खाली बक्से को, क्योंकि उसका जड़त्व कम है, उसके अंदर जो कैपेसिटी है, हमें उसके लिए कम बल लगाना पड़ेगा। तो उसका, इसका मतलब क्या है, उसका जड़त्व जो है वो कम है खाली बक्से का। इसी तरह से हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है। अगर हम उतने ही बल से पत्थर को किक करें तो क्या वो उतनी दूरी से जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो भारी है और वो चोट भी लगाएगा। इसी तरह से जो हमने अभी क्रियाकलाप किया था, इसके अंदर हमने 5 का सिक्का लिया, अगर हम 1 का सिक्का कर दें या 2 का सिक्का करें तो वो हल्का होगा। तो उसके कारण क्या होगा कि हम कम बल लगाएंगे तब भी वो सिक्का जो है वो नीचे की ओर चला जाएगा। तो हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, कम बल की आवश्यकता होती है अगर हमारे पास द्रव्यमान कम है। इसी तरह से
एक ठेले गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना यदि किसी रेलगाड़ी पर बल लगाया जाए तो उतनी गति के बराबर वह परिवर्तन नहीं करेगा, क्योंकि जो ठेला गाड़ी है उसकी तुलना में रेलगाड़ी का जो वजन है वो बहुत अधिक है, इसलिए हमें रेलगाड़ी को ज्यादा वजन ज्यादा बल जो है वो लगाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व जो है वो ठेले गाड़ी के से अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो किसी भी वस्तु का जड़त्व है वो किससे मापा जा सकता है, उसके द्रव्यमान से मापा जा सकता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व जो है वो उसके द्रव्यमान से मापा जा सकता है। और हमने क्या देखा है कि जिस वस्तु का जड़त्व जो है, द्रव्यमान जो है वो ज्यादा होता है, उस वस्तु का जड़त्व भी ज्यादा होता है। तो अगर हम जड़त्व और द्रव्यमान को परिभाषित करने लगे तो हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं इसे? किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है, क्योंकि जड़त्व जो है वो उसके अंदर है, उपस्थित है पहले से, जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं जिस वस्तु का द्रव्यमान जो है वो अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। तो हम इसे कह सकते हैं, जैसे हमें ये फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर एक खाली बाल्टी है और एक हमारी भरी हुई बाल्टी है। तो अगर मुझे इसको खींचना हो तो मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और इसको खींचना हो तो मुझे कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जड़त्व जो है वो ज्यादा है, क्योंकि इसका भार भी ज्यादा है। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जड़त्व और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में उतारेंगे और आंसर अभी लिखिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, फिर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे साथ में और उसके कॉपी के साथ अपने पेन के साथ आंसर भी लिखेंगे। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? एक रबड़ की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। अभी हमने डिस्कस भी किया था। सोचो सोचो, रबड़ की गेंद भारी होती है या उसी आकार का पत्थर? पत्थर भारी होता है। इससे हमें क्या पता चलता है? पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा है। उत्तर आपको मैंने हिंट में दे दिया है। अब देखिए नेक्स्ट है, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, किसका अधिक जड़त्व होगा? तो ये भी भार पर डिपेंड करता है, साइकिल का भार ज्यादा होता है या रेलगाड़ी का? लिख लीजिए अपनी कॉपी में। मुझे पता है आप लोगों ने सोच लिया और आप बहुत इंटेलिजेंट है सभी बच्चे, तो आप सभी ने आंसर भी सही लिखा होगा। 5 रुपए का एक सिक्का या फिर 1 रुपए का एक सिक्का, कौन सा भारी होता है? 1 रुपए का। 1 रुपए का ही होता है। सोचो सोचो, 5 रुपए का होता है या 1 रुपए का सिक्का भारी होता है? देखते हैं, चलो आंसर चेक करो कि आपके कौन से आंसर सही है। सबसे पहले का है कि रबड़ की गेंद या फिर उसी आकार का पत्थर। हमने देखा था पत्थर का जो भार है वो ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसी आकार का पत्थर जो है वो क्या होगा? उसका जड़त्व जो है वो ज्यादा होगा। साइकिल या रेलगाड़ी में से तो सबको पता ही था, साइकिल हल्की होती है, रेलगाड़ी भारी होती है, तो रेलगाड़ी का जड़त्व जो है वो ज्यादा होगा। इसी तरह से 5 रुपए का अगर हमें सिक्का दिया हुआ है या फिर 1 रुपए का सिक्का दिया हुआ है तो किसका ज्यादा होगा? 5 रुपए के एक सिक्के का जो द्रव्यमान है वो ज्यादा होगा, इस कारण से उसका जड़त्व भी अधिक होगा। सभी बच्चों के सही है। इजी सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास करें। क्या है क्वेश्चन के अंदर? फुटबॉल का एक खिलाड़ी, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। एक पर्सन ने किक किया, दूसरे खिलाड़ी के पास आ गए। पहले पर्सन ने किक किया, बॉल दूसरे के पास गई। दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। किस पर पहुंचाया? गोल के पास, अपने लक्ष्य के पास पहुंचा दिया। विपक्षी टीम का गोलकीपर जो यहाँ पर गोल के पास गोलकीपर बैठा है, वो उस गेंद को क्या करता है? पकड़ लेता है और अपने टीम के दूसरे खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। तो जो यहाँ पे गोलकीपर है वो क्या करेगा? अपने टीम के ही तीसरे खिलाड़ी को दे देगा। तो हमारे पास क्या हो गया? पहले पर्सन ने किया वेग परिवर्तन, फिर दूसरे ने किया, फिर गोलकीपर ने किया, और फिर उसके पास जब पहुंचा तो वो उसके ऊपर क्या करता है? पहले उसे पकड़ता है, जब वो तब उसका वेग बदलता है, फिर जब उसे भेजता है तब उसका वेग बदलता है।
ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या आपने जो सोचा था और जो मैंने सोचा था क्या वो सही था। तो हम क्या देखेंगे कि उदाहरण में जो गेंद है वो हमारा कितनी बार बदलता है। हमारा जो उदाहरण में गेंद है, गेंद का वेग जो है वो कितनी बार बदलता है, 4 बार बदलता है। ऐसा ही हमने सोचा था। पहली बार कब बदलता है, जब खिलाड़ी जो है वो गेंद को किक करके दूसरे खिलाड़ी पर भेजता है, जो किक करता है और वो दूसरे खिलाड़ी पर भेजता है। दूसरी बार क्या होता है, जब खिलाड़ी जो है उस गेंद को लुगाकर किस पर भेजता है, गोल पर भेजता है, गोल यानी कि जी पर भेजता है। फिर वहां पर गोलकीपर जो है वो उसको क्या करता है, पकड़ता है। गोलकीपर को लिख देते हैं यहाँ पे जी के। तीसरी बार यही हुआ। तीसरी बार जब विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है। फिर अब वो गोलकीपर क्या करेगा, उस गोलकीपर जो है वो चौथे खिलाड़ी को यानी कि जो पर्सन है उसको भेज देगा, अपने एक टीम के पर्सन को भेज देगा। चौथी बार जब विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को किक लगाता है। तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास कि 4 बार वेग हमारा बदलता है और हमने उनकी अवस्था को भी समझा कि वो किस तरह से जो दिशा जो है वो बदल रहे हैं। तीसरा है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है। सोचो, देखो जैसे इस फिगर में भी अगर मैं इसकी झाड़ियों को जोर जोर से हिलाऊं तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी पत्तियां जो है वो नीचे गिर जाएंगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो। अभी हमने पढ़ा था, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में बदलना नहीं चाहती जड़त्व के कारण, पढ़ा था ना। तो वही इसका आंसर रहेगा। जैसे ही हम पेड़ की शाखाओं को हिलाते हैं तो क्या होता है, जो वस्तु में है वो क्या करती है, जड़त्व के कारण अपनी वस्तु विरोध करती हैं। अब जैसे ही वो विरोध करेंगी तो जैसे पेड़ की पत्तियां हैं वो विराम अवस्था में होती हैं। जब हम शाखा को हिलाते हैं, जैसे ये हमारी शाखाएं हैं, जब हम शाखाओं को हिलाते हैं तो शाखाएं तो मोशन में आ गई, लेकिन जो इसके अंदर पत्तियां थी वो तो अभी भी रेस्ट पर है, विराम अवस्था में रहना चाहती हैं। तो जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं, शाखा तो हिलकर इधर चली जाती है। सपोज करो ये ही शाखा थी, ये शाखा तो हिलकर इधर चली गई, लेकिन पत्ती जो है वो अभी भी विराम अवस्था में है। तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या चली जाएगी, नीचे की ओर चली जाएंगी। तो ये हमारा कंडीशन किसकी वजह से होता है, जड़त्व के कारण होता है, विराम अवस्था के जड़त्व के कारण होता है। तो प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में बना रहना चाहती है। पेड़ की पत्तियां विराम अवस्था में होती हैं और जब हम शाखाओं को तेजी से हिलाते हैं तो शाखाएं गतिमान हो जाती हैं, यही हमने डिस्कस किया था। परंतु पत्तियां अभी भी विराम अवस्था में होती हैं, इसलिए वह टूटकर गिर जाती हैं। और साथ में अगर आप लिखना चाहें कि गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर जाती हैं तो आप वैसा भी लिख सकते हैं। सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये हमने देखा था, अभी हमने पढ़ा था ना, जब हमने गति के पहले नियम के अनुभव को पढ़ा था। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखो तो हर साल ये वाला क्वेश्चन आया ही आया हुआ है। या तो वो सितंबर एग्जाम्स में आएगा या फिर वो फाइनल एग्जाम्स में आएगा, और कई बार तो दोनों बार ही आ जाता है। और 3 नंबर आपके पक्के हैं। क्या लिख के आना है आपको, जड़त्व के कारण कोई भी वस्तु जो है वो अपनी विराम अवस्था में रहना चाहती है, गति की अवस्था में रहना चाहती है। जब भी उसको विरोध किया जाता है, जब भी उसके ऊपर बाह्य बल लगाया जाता है, तो जड़त्व के कारण उसका जो मोशन है वो चेंज हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं, गतिशील बस में हमारा पूरा शरीर भी गतिशील होता है। जब वस्तु चल रही है, जैसे इस वाली कंडीशन में हम देख सकते हैं, जब वस्तु चल रही है तो हमारा पूरा शरीर भी क्या है, गतिशील है। लेकिन जब बस अचानक रुकती है तो हमारे शरीर का निचला भाग बस के संपर्क में होने के कारण क्या हो जाता है, रेस्ट पर आ जाता है। क्योंकि जैसे ही वो रुकी वो भी रेस्ट पर आ गया। लेकिन जड़त्व के नियम के अनुसार हमारा क्या है, जो ऊपरी भाग है वो तो अभी भी गतिशील रहता है। इसलिए हम क्या होता है, हम आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, जो ये लोग हैं, ये क्या हुआ है, अचानक रेड लाइट हुई, ड्राइवर ने क्या करा, अचानक से ब्रेक लगा दिया चलती हुई बस में। तो जैसे ही जो पर्सन थे वो क्या होंगे, उनका नीचे वाला शरीर तो सारा एकदम से मोशन रेस्ट पर आ गया, एकदम से रुक गया। लेकिन जो ऊपर वाला भाग है वो क्या करेगा, अभी भी गति में चलता जा रहा है। तो इस कारण क्या होगा, वो आगे की ओर उन्हें धक्का लगेगा। इसी प्रकार जब वस्तु जो है वो विराम अवस्था में होती है, अभी रुकी हुई थी,
एकदम से ड्राइवर ने सोचा अब चलते हैं, रेड लाइट से हटा, रेड लाइट ग्रीन हुई, पर्सन ड्राइवर ने क्या करा, गाड़ी चलानी स्टार्ट करी, बस चलानी स्टार्ट करी। तो जैसे ही गतिशील होगी, हमारा नीचे वाला हिस्सा जो है वो गतिशील हो जाएगा, जो ये वाला पोर्शन है वो हमारा गतिशील हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है वो अभी भी रुकी हुई अवस्था में है, वो अभी भी उसी अवस्था में रहना चाहेगा जड़त्व के कारण। तो अब क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन तो आगे चला जाएगा और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो पीछे रह जाएगा, इस कारण हमें क्या लगेगा, पीछे की ओर धक्का लगता है। तो इसी प्रकार जब हम विराम अवस्था से गतिशील होते हैं तो हमारे शरीर का निचला भाग तो गतिशील हो जाता है, परंतु ऊपरी भाग अभी भी रुका हुआ होता है, इसलिए हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन दो फॉर्म में भी आ सकता है, मतलब कि इन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, आगे वाला अलग पूछ सकते हैं और पीछे धक्के वाला अलग पूछ सकते हैं, या फिर इकट्ठे भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ा, गैलीलियो के प्रयोग के बारे में पढ़ा, और उनके जो हमारा प्रथम नियम है उसके उपयोग का हमने वर्णन अच्छे से किया। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास जितने भी जड़त्व के और उदाहरण दिखाई देते हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम उन उदाहरण को डिस्कस करेंगे और आप अपनी टीचर्स के साथ भी उन उदाहरण को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।